जवाब देना मुश्किल था। सच है, परिप्रेक्ष्य काफी अजीब लग रहा था और कमरे की दीवारें अब समकोण में नहीं मिलती थीं। लेकिन ये वास्तव में महत्वपूर्ण तथ्य नहीं थे। वास्तव में महत्वपूर्ण तथ्य यह थे कि स्थानिक संबंध बहुत मायने नहीं रखते थे और मेरा दिमाग दुनिया को स्थानिक श्रेणियों के अलावा अन्य के संदर्भ में देख रहा था। सामान्य समय में आंख अपने आप को ऐसी समस्याओं से सरोकार रखती है, जैसे कहाँ, कितनी दूर, किस संबंध में स्थित है। मेस्क्लिन अनुभव में निहित प्रश्न जिन पर आंख प्रतिक्रिया करती है, दूसरे क्रम के होते हैं। स्थान और दूरी बहुत रुचि के नहीं रह जाते हैं। अस्तित्व की तीव्रता, महत्व की गहराई, एक पैटर्न के भीतर संबंधों के संदर्भ में मन अपनी धारणा करता है। मैंने किताबें देखी, लेकिन अंतरिक्ष में उनकी स्थिति से बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। जो मैंने देखा, जो मेरे मन में खुद को प्रभावित किया, वह यह था कि वे सभी जीवित प्रकाश से चमक रहे थे और कुछ में महिमा दूसरों की तुलना में अधिक प्रकट थी। इस संदर्भ में स्थिति और 3 आयाम बिंदु के बगल में थे। बेशक अंतरिक्ष की श्रेणी को समाप्त नहीं किया गया था। जब मैं उठा और चलने लगा, तो मैं वस्तुओं के ठिकाने के बारे में गलत निर्णय किए बिना सामान्य रूप से ऐसा कर सकता था। अंतरिक्ष अभी भी था, लेकिन इसने अपना प्रभुत्व खो दिया था। मन का संबंध मुख्य रूप से उपायों और स्थानों से नहीं, बल्कि अस्तित्व और अर्थ से था, और अंतरिक्ष के प्रति उदासीनता के साथ साथ समय के प्रति और भी अधिक पूर्ण उदासीनता आई। ऐसा लगता है कि इसमें बहुत कुछ है। जब मैं अन्वेषक ने मुझसे कहा कि मैं समय के बारे में क्या महसूस करता हूँ, तो मैं इसका जवाब दूंगा, इसके बहुत सारे, लेकिन वास्तव में कितना पूरी तरह अप्रासंगिक था। बेशक मैं अपनी घड़ी देख सकता था, लेकिन मेरी घड़ी, मुझे पता था, दूसरे ब्रह्मांड में थी। मेरा वास्तविक अनुभव अभी भी अनिश्चित काल का था या वैकल्पिक रूप से एक सतत वर्तमान का था जो लगातार बदलते सर्वनाश से बना था। किताबों से अन्वेषक ने मेरा ध्यान फर्नीचर की ओर लगाया। कमरे के बीचों बीच एक छोटी टाइपिंग टेबल खड़ी थी। मेरे दृष्टिकोण से उसके आगे एक विकर कुर्सी और उसके आगे एक मेज थी। 3 टुकड़ों ने क्षैतिज, ऊपरी और विकर्णों का एक जटिल पैटर्न बनाया, एक पैटर्न जो स्थानिक संबंधों के संदर्भ में व्याख्या नहीं किए जाने के लिए और अधिक दिलचस्प है। टेबल, कुर्सी और डेस्क एक ऐसी रचना में एक साथ आए जो ब्रैक या हुआन ग्रिस द्वारा कुछ की तरह थी, एक स्थिर जीवन जो कि वस्तुनिष्ठ दुनिया से संबंधित है, लेकिन बिना गहराई के, बिना फोटोग्राफिक यथार्थवाद के किसी भी प्रयास के प्रदान किया गया है। मैं अपने फर्नीचर को एक उपयोगितावादी के रूप में नहीं देख रहा था, जिसे कुर्सियों पर बैठना पड़ता है, डेस्क और टेबल पर लिखना पड़ता है, और कैमरामैन या वैज्ञानिक रिकॉर्डर के रूप में नहीं, बल्कि शुद्ध एस्थेट के रूप में, जिसका सरोकार केवल रूपों और उनके संबंधों से है, दृष्टि या चित्र स्थान के क्षेत्र में। लेकिन जैसा कि मैंने देखा, इस विशुद्ध रूप से सौंदर्यवादी क्यूबिस्ट दृष्टि ने उस चीज को जगह दी जिसे मैं केवल वास्तविकता की पवित्र दृष्टि के रूप में वर्णित कर सकता हूँ। जब मैं फूलों को देख रहा था, मैं वापस वहीं आ गया था। जब मैं फूलों को देख रहा था, एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ आंतरिक प्रकाश से चमकता था और इसके महत्व में अनंत था। पैर, उस कुर्सी के उदाहरण के लिए, उनकी ट्यूबलरिटी कितनी चमत्कारी है, उनकी पॉलिश की हुई चिकनाई कितनी अलौकिक है। मैंने कई मिनट बिताए, या यह कई सदियां थी, न केवल उन बांस की टांगों को टकटकी लगाकर देखना, बल्कि वास्तव में उनका होना, या बल्कि उनमें स्वयं होना, या और भी सटीक होने के लिए, मैं मामले में शामिल नहीं था। नहीं, एक निश्चित अर्थ में वे थे मेरे नॉट सेल्फ इन द नॉट सेल्फ, जो कि कुर्सी थी। अपने अनुभव पर विचार करते हुए, मैं खुद को कैम्ब्रिज के प्रख्यात दार्शनिक डॉक्टर C.D. ब्रॉड से सहमत पाता हूँ,
हमें उस तरह के सिद्धांत को करने के लिए इच्छुक होने की तुलना में अधिक गंभीरता से विचार करने के लिए अच्छा करना चाहिए, जिसे बर्गसन ने स्मृति के संबंध में आगे रखा था। और इंद्रिय बोध। सुझाव यह है कि मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र और इंद्रियों का कार्य मुख्य उन्मूलन में है, न कि उत्पादक। प्रत्येक व्यक्ति हर क्षण अपने साथ हुई हर बात को याद करने और ब्रह्मांड में हर जगह होने वाली हर चीज को समझने में सक्षम है। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का कार्य मोटे तौर पर बेकार और अप्रासंगिक ज्ञान के इस द्रव्यमान से अभिभूत और भ्रमित होने से बचाने के लिए है, जो कि हमें अन्यथा किसी भी क्षण में जो कुछ भी देखना या याद रखना चाहिए उसे बंद करके और केवल बहुत छोटा और विशेष चयन जो व्यवहारिक रूप से उपयोगी होने की संभावना है। इस तरह के एक सिद्धांत के अनुसार हम में से प्रत्येक संभावित रूप से माइंड एट लार्ज है, लेकिन जहां तक जानवर हैं, हमारे व्यवसाय को जीवित रहने के लिए हर कीमत पर है। जैविक अस्तित्व को संभव बनाने के लिए माइंड एट लार्ज को मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के कम करने वाले वाल्व के माध्यम से फनल करना पड़ता है। दूसरे छोर से जो निकलता है वो उस तरह की चेतना की एक छोटी सी छल है जो हमें इस विशेष ग्रह की सतह पर जीवित रहने में मदद करेगी। इस घटी हुई जागरूकता की सामग्री को तैयार करने और व्यक्त करने के लिए मनुष्य ने आविष्कार किया है और अंतहीन रूप से विस्तृत किया है। वे प्रतीक प्रणालियां और निहित दर्शन जिन्हें हम भाषा कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक बार लाभार्थी और उस भाषाई परंपरा का शिकार होता है जिसमें वो पैदा हुआ है। लाभार्थी जितना की भाषा अन्य लोगों के अनुभव के संचित रिकॉर्ड तक पहुंच प्रदान करती है। पीड़ित जहां तक पुष्टि करता है यह विश्वास की कम जागरूकता ही एकमात्र जागरूकता है, और चूंकि यह उसकी वास्तविकता की भावना को विकृत करती है, इसलिए वो डेटा के लिए अपनी अवधारणाओं, वास्तविक चीजों के लिए अपने शब्दों को लेने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, जिसे धर्म की भाषा में यह दुनिया कहा जाता है। वह कम जागरूकता का ब्रह्मांड है जिसे व्यक्त किया गया है, और जैसा कि यह था भाषा से डर गया। विभिन्न अन्य दुनिया जिनके साथ मनुष्य गलत तरीके से संपर्क करते हैं, बड़े पैमाने पर मन से संबंधित जागरूकता की समग्रता में इतने सारे तत्व हैं। ज्यादातर लोग ज्यादातर समय केवल वही जानते हैं जो कम करने वाले वाल्व के माध्यम से आता है और स्थानीय भाषा द्वारा वास्तव में वास्तविक के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। हालांकि कुछ व्यक्ति एक प्रकार के बाईपास के साथ पैदा हुए प्रतीत होते हैं जो कम करने वाले वाल्व को दरकिनार कर देते हैं। दूसरों में अस्थायी बाईपास या तो अनायास या जानबूझकर आध्यात्मिक अभ्यास के परिणामस्वरूप या सम्मोहन के माध्यम से या दवाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इन स्थायी या अस्थायी उपमार्गों के माध्यम से प्रवाह होता है। वास्तव में ब्रह्मांड में हर जगह जो कुछ भी हो रहा है की धारणा नहीं है, क्योंकि बाईपास कम करने वाले वाल्व को समाप्त नहीं करता है, जो अभी भी बड़े पैमाने पर मन की कुल सामग्री को बाहर करता है, लेकिन ध्यान से चुनी गई उपयोगितावादी सामग्री से अधिक और सबसे बढ़कर कुछ अलग, जिसे हमारे संकुचित व्यक्तिगत दिमाग वास्तविकता की एक पूर्ण या कम से कम पर्याप्त तस्वीर के रूप में मानते हैं। मस्तिष्क को कई एंजाइम सिस्टम प्रदान किए जाते हैं जो इसके कामकाज के समन्वय के लिए काम करते हैं। इनमें से कुछ एंजाइम मस्तिष्क की कोशिकाओं को ग्लूकोज की आपूर्ति को नियंत्रित करते हैं। मेस्क्लिन इन एंजाइमों के उत्पादन को रोकता है और इस प्रकार एक ऐसे अंग को उपलब्ध ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है जिसे चीनी की निरंतर आवश्यकता होती है। जब मेस्कैलिन मस्तिष्क के सामान्य चीनी के अनुपात को कम कर देता है तो क्या होता है? बहुत कम मामले देखे गए हैं और इसलिए एक व्यापक उत्तर अभी तक नहीं दिया जा सकता है। लेकिन कुछ लोगों के साथ क्या होता है जिन्होंने पर्यवेक्षण के तहत मेस्कैलिन लिया है? संक्षेप में निम्नानुसार किया जा सकता है।
एक, याद रखने और सीधे सोचने की क्षमता कम होने पर बहुत कम होती है। दवा के प्रभाव में मेरी बातचीत की रिकॉर्डिंग को सुनकर मैं यह नहीं जान सकता कि मैं उस समय सामान्य समय की तुलना में कोई मूर्ख था। 2, दृश्य छापें बहुत तेज हो जाती है और आंख बचपन की कुछ अवधारणात्मक मासूमियत को पुनः प्राप्त कर लेती है। जब संवेदना तुरंत नहीं थी और स्वचालित रूप से अवधारणा के अधीन थी। अंतरिक्ष में रुचि कम हो जाती है और समय में रुचि लगभग शून्य हो जाती है। 3, हालांकि बुद्धि अप्रभावित रहती है और हालांकि धारणा में बहुत सुधार होता है, फिर भी बदतर के लिए इच्छा शक्ति में गहरा बदलाव आता है। मेस्क्लिन लेने वाला व्यक्ति विशेष रूप से कुछ भी करने का कोई कारण नहीं देखता है और उन अधिकांश कारणों को ढूंढता है जिनके लिए सामान्य समय पर वो कार्य करने और पीड़ित होने के लिए तैयार था, जो बेहद दिलचस्प था। वो उनसे परेशान नहीं हो सकता, इस अच्छे कारण के लिए कि उसके पास सोचने के लिए बेहतर चीजें हैं। 4, इन बेहतर चीजों का अनुभव किया जा सकता है, जैसा कि मैंने उनका अनुभव किया, वहाँ या यहाँ या दोनों दुनिया में, आंतरिक और बाहरी, एक साथ या क्रमिक रूप से। यह बेहतर है कि वे सभी मेस्केलिन लेने वालों के लिए स्वयं स्पष्ट प्रतीत होते हैं जो एक स्वस्थ जिगर और एक अशांत दिमाग के साथ दवा के लिए आते हैं। मेस्केलिन के ये प्रभाव उस तरह के प्रभाव हैं जिनकी आप एक दवा के प्रशासन का पालन करने की उम्मीद कर सकते हैं, जिसमें मस्तिष्क कम करने वाले वाल्व की दक्षता को कम करने की शक्ति हो। जब मस्तिष्क में शर्करा की कमी हो जाती है, कुपोषित अहंकार कमजोर हो जाता है, आवश्यक कार्यों को करने के लिए परेशान नहीं किया जा सकता है और उन स्थानिक और लौकिक संबंधों में सभी रुचि खो देता है जो दुनिया में आगे बढ़ने के लिए इच्छुक जीव के लिए बहुत मायने रखते हैं। जैसे ही माइंड एट लार्ज अब वाटरटाइट वाल्व से बाहर नहीं निकलता है, सभी प्रकार की जैविक रूप से बेकार चीजें होने लगती हैं। कुछ मामलों में अतिरिक्त संवेदी धारणाएं हो सकती हैं। अन्य व्यक्ति दूरदर्शी सौंदर्य की दुनिया की खोज करते हैं। दूसरों के लिए फिर से महिमा, अनंत मूल्य और नग्न अस्तित्व की सार्थकता दी गई। गैर वैचारिक घटना का खुलासा किया गया है। निरंकुशता के अंतिम चरण में एक अस्पष्ट ज्ञान होता है कि सब कुछ में है, कि वास्तव में प्रत्येक है। यह उतना ही करीब है, मैं इसे मानता हूँ, क्योंकि एक सीमित दिमाग कभी भी ब्रह्मांड में हर जगह होने वाली हर चीज को समझने के लिए आ सकता है।